दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों में भारत और भारत के लोगों को लेकर कितनी समानता थी, आज उन्हीं टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे की बातें करूं दोस्तों, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश शासन ने 23 मार्च 1931 के दिन फांसी पर चढ़ा दिया था। लेकिन फांसी से 3 साल पहले जून 1928 में कीर्ति नामक अखबार में विद्रोही उपनाम से भगत सिंह का एक आलेख प्रकाशित हुआ था, जो बाद में अछूत समस्या शीर्षक से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस लेख में व्यक्त विचारों को देखें तो भगत सिंह की वैचारिकी और डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में काफी समानताएं मिलती हैं। आगे की बात शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के समय में कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाए गए उन दुष्प्रचार सामग्रियों पर भी विचार कर लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों, सच्चाई और फैक्ट के समक्ष ऐसी बातें ज्यादा नहीं टिकती हैं, लेकिन तत्कालिक रूप से वे भ्रम का वातावरण बनाने में सफल जरूर रहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, और अक्सर पूछा भी जाता है, कि जब डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए उनका केस क्यों नहीं लड़ा। आम लोग इस प्रश्न से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। उन्हें इस बात में दम नजर आता है कि बैरिस्टर अंबेडकर ने अपनी कानूनी जानकारी का उपयोग भगत सिंह को बचाने में क्यों नहीं किया। अब इसी पर सवाल आता है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह का केस लड़ सकते थे? क्या वे उन्हें और उनके साथियों को फांसी से बचा सकते थे? अब दोस्तों, अगर उस समय की डॉक्टर अंबेडकर की सक्रियता और व्यस्तता पर नजर करें तो उनका कार्यक्षेत्र उन दिनों मेन रूप से महाराष्ट्र में था। वकालत उनका ध्येय नहीं था। वे अछूत तबके को उनके मानवीय अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। महाड़ जल सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम हो चुके थे। कालाराम मंदिर प्रवेश और अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने की मांग डॉक्टर अंबेडकर पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में वे एक अभ्यासरत वकील नहीं थे, वे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात की जानकारी आपको बता दूं कि वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में थे और भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जिसकी पैरवी उस वक्त के नामी वकील आसिफ अली कर रहे थे। दोस्तों, एक बात का भ्रम और फैलाया जाता रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भगत सिंह की शहादत पर उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। लेकिन सच तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जनता अखबार में 13 अप्रैल 1931 को 3 शहीद शीर्षक संपादकीय लेख के जरिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी थी। एक बात और दोस्तों, भ्रम की स्थिति बनाने की कुछ एक कवायद तथाकथित अंबेडकरवादी समूहों द्वारा भी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक अपने लेख में लिखा कि अगर मैं फांसी से बच गया तो अपना पूरा जीवन डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में लगाऊंगा। जबकि दोस्तों, यह सत्य से परे है। लेख में ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। दरअसल दोस्तों, हम लोगों को इन भ्रमिक बातों को दरकिनार करते हुए भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में समानता और नए भारत के लिए एक समतामूलक समाज के उनके स्वप्न पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, हम सब तो यह जानते ही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की वर्ण और जाति व्यवस्था तथा पाखंडों की पोल खोली थी और उसे डायनामाइट से उड़ा देने की बात भी कही थी। वहीं पर भगत सिंह ने भी हिंदुओं को उनकी अवैज्ञानिक मान्यताओं के लिए कम लताड़ नहीं लगाई थी। दरअसल वे अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसे उन्होंने 1930 में लाहौर के सेंट्रल जेल में लिखा था, यह लेख 27 सितंबर 1931 को द पीपुल्स नामक अखबार में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, इस लेख के छपने के बाद अंग्रेजों ने इस अखबार के प्रकाशन पर ही रोक लगा दी थी। इस लेख में भगत सिंह सीधे हिंदुओं से मुखातिब होते हैं। वे लिखते हैं कि अच्छा हिंदुओं, आप कहते हैं कि जो लोग आज दुख भोग रहे हैं वे पूर्व जन्मों के पापी हैं, और आप यह भी कहते हैं कि आज शोषण, अत्याचार
व उत्पीड़न करने वाले लोग पूर्व जन्म के धर्मात्मा थे, इसलिए वे सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सत्ता के सुख का आनंद ले रहे हैं, यानी मजे लूट रहे हैं। मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बहुत बड़े धूर्त व चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाए जिनसे तर्क, विवेक और अविश्वास के आधार पर की जाने वाली सारी कोशिशों को दबाकर नाकामयाब कर दिया जाए। दोस्तों, भगत सिंह आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, धार्मिक अंधविश्वास, संकीर्णता और रूढ़िवाद पर जमकर प्रहार किया है। डॉक्टर अंबेडकर की ही तरह भगत सिंह भी हिंदू धर्म के पाखंड को उजागर करते रहे और उन्हें पूरी तरह से मिटाए जाने के पक्षधर रहे। दोस्तों, अपने लेख अछूत समस्या में भगत सिंह पूछते हैं कि हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्यों को मनुष्य का दर्जा देते हुए झिझकते हैं। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा। वे वेद व अन्य शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं या नहीं। हम शिकायत करते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता है। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता है, लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है? लेकिन दोस्तों, भगत सिंह यहीं पर नहीं रुकते हैं। वे बम्बई काउंसिल के सदस्य नूर मोहम्मद द्वारा 1926 में दिए गए एक भाषण से अपनी सहमति जताते हुए उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए। दरअसल आज़ादी के आंदोलन में जब अछूत समुदायों के सवाल उठने लगे, तो स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधाओं ने यह कहकर उनको नज़रअंदाज करना चाहा कि यह हमारा आंतरिक मसला है, जो आज़ादी मिलने के बाद हम निपटा लेंगे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इस बात पर अटल थे कि हमारा वर्ग तो अंग्रेजों के गुलामों का भी गुलाम है। आज़ादी के साथ साथ उनकी मुक्ति का भी प्रश्न हल होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस दोहरी गुलामी के शिकार समुदाय की फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके लिए भगत सिंह खुलकर बोलते हैं। दोस्तों, भारत की राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की मुक्ति कामना दोनों ही महापुरुषों की वैचारिकी की साम्यता को दिखाती है। अभी इतना ही नहीं, भगत सिंह जातिवादी सवर्णों को जमकर लताड़ते हैं। वे उन्हें उल्हाना देते हुए कहते हैं कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में फ्री होकर घूम सकता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दोस्तों, यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वह भी अपनी जाति का विनाश में कहते हैं कि हिंदू की सारी शुद्धता उनकी रसोई में है और शादी ब्याह के संबंधों में निहित है। डॉक्टर अंबेडकर भी अछूतों को पशुओं से भी हीन मानने की हिंदुओं की घृणित प्रवृत्ति को नकारते हैं। वे भी आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक के जंजाल और जाति और वर्ण की व्यवस्था को शास्त्रीय आधार देने के पाखंड को उजागर करते हैं। अब दोस्तों, भले ही भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों के विचारों में समानताएं रहीं। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति का दहन करते हैं और अछूत समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग करते हैं, जो बाद में पृथक निर्वाचन के रूप में सामने आता है। तो वहीं पर भगत सिंह 1928 में अछूत समुदाय के लिए अधिक अधिकार दिए जाने और पृथक निर्वाचन का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि हम तो समझते हैं कि अछूत समुदाय का स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत ही आशाजनक संकेत है। दोस्तों, भगत सिंह यहीं पर नहीं रुकते हैं। वे आगे कहते हैं कि या तो धार्मिक सांप्रदायिक भेद के झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। उनके अपने जन प्रतिनिधि हों, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगें। अब दोस्तों, इन विचारों के माध्यम से अगर हम कल्पना करें तो अगर भगत सिंह पूना पैक्ट के समय होते तो वे डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में
खड़े जरूर होते। वैसे भी जिस पूना पैक्ट पर गांधी जी की तरफ से प्रमुख रूप से जिस हिंदू नेता मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किए, उनकी असलियत भगत सिंह ने अछूत समस्या शीर्षक अपने लेख में इस तरह से उजागर की थी। भगत सिंह लिखते हैं कि इस समय मदन मोहन मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और ना जाने क्या क्या, पहले एक मेहतर के हाथों अपने गले में हार डलवा देते हैं, लेकिन बाद में कपड़ों सहित स्नान किए बिना खुद को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब या चाल है। दोस्तों, भगत सिंह हिंदू धर्म के इस दोहरेपन की खुलकर आलोचना करते हुए लिखते हैं, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, उनके द्वारा उच्च वर्ग की सेवा का आभार मानने की बजाय अपमान करते हैं। जो निम्नतम और हेय समझे जाने वाले काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ही हम दुत्कारते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बैठा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी अपने लेखन और भाषण में बार बार यही बात दोहराते हैं। वे भी अछूत समुदाय को जानवरों से भी निम्न दर्जा दिए जाने की बात कहते हैं और हिंदू धर्म और उसके शास्त्रों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी शूद्रों को बहादुर कौमें बताते हैं और भगत सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे ही भरोसे सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। दोस्तों, अब हो सकता है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर दोनों महापुरुष समता और समानता आधारित समाज का सपना देखते हैं। ये दोनों व्यक्तित्व हिंदू धर्म की पहेलियों को सबके सामने लाते हैं, उन धार्मिक मान्यताओं को अछूतों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बताते हैं, अछूत समुदाय को शिक्षा, संगठन और संघर्ष की राह दिखाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, दोनों ही युग पुरुष तर्क, विवेक और विज्ञान पर आधारित भारत का सपना देखते हैं। अब काश दोस्तों भगत सिंह और अधिक दिन तक जीवित रहते तो निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर और वे मिलकर एक साझा भारत बना पाते, जो आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होता। दोस्तों, मुझे लगता है आपको आज की यह जानकारी पसंद जरूर आई होगी। बाकी का कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।